हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आपका कासिम सर। मैं दे रहा हूं अभी वीडियो सॉल्यूशन PT5 केमिस्ट्री नीट सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 51 फॉर ए रिएक्शन ऑफ टाइप AA प्लस BB गिविंग प्रोडक्ट। तो पूछा क्या, माइनस DA/dt इज इक्वल टू। तो यहाँ से डायरेक्ट हम क्या करेंगे, रेट निकाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 51 रेट इक्वल टू क्या होगा, माइनस 1/A DA/dt इक्वल टू माइनस 1/B dB/dt। अभी पूछा क्या था, माइनस DA/dt, देयरफॉर माइनस DA/dt इक्वल टू माइनस A/B इंटू dB/dt। दिस इज इन ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। नाउ क्वेश्चन नंबर 52, ए गैसियस रिएक्शन A to gas giving B gas plus half C gas। तो रिएक्शन लिख लेते हो पहले। दिस इज द रिएक्शन, दिस इज योर रिएक्शन। शोज इंक्रीज इन प्रेशर फ्रॉम 100 mm टू 120 mm। प्रेशर इंक्रीज हुआ कहाँ से, 100 से 120 इन 5 मिनट। द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A2। A का डिसअपियरेंस निकालना है। तो स्टार्टिंग इनिशियली क्या था, T इक्वल टू 0 में A का प्रेशर कितना होता है 100, दिस इज 0 एंड 0। T इक्वल टू T में क्या हो गया 100 माइनस x, दिस इज x/2। आफ्टर 5 मिनट इट बिकम्स 120, देयरफॉर दिस इज 5 नॉट t। आफ्टर t इक्वल टू 5 मिनट क्या हो जाएगा 100 माइनस x प्लस x/2 इक्वल टू 120। x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से x क्या बचेगा, x इक्वल टू 40। अभी पूछा क्या था, डिसअपियरेंस ऑफ, नाउ डिसअपियरेंस ऑफ A2 माइनस Da2/dt, दिस इज इक्वल टू रेट। ये कितना होगा, माइनस ऑफ, दिस इज द कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम t, फाइनल कंसंट्रेशन कितना है 100 माइनस x माइनस इनिशियल इज 100 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1 कितना है 5 माइनस 0 माइनस ये कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 40 है तो 60 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 5 माइनस माइनस प्लस 40/5, दिस इज 8 mm पर मिनट इनवर्स। तो कौन से ऑप्शन होगा, B इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में गिवन है, इन द एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द रिएक्शन A plus 2B giving C plus 2D, the initial rate minus Da/dt at t equal to 0 was found to be 2.6 into 10 to the power minus 2 molarity per second। What is the value of minus dB/dt? तो काम क्या करना है, पहले रेट लिख दो सीधा सीधी। 53 क्वेश्चन नंबर, रेट इक्वल टू माइनस Da/dt इक्वल टू माइनस 1/2 dB/dt। तो ऐसे निकालना क्या है, माइनस dB/dt इक्वल टू 2 इंटू माइनस Da/dt। माइनस Da/dt इज गिवन हाउ मच 2.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, तो कितना हो जाएगा 5.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। दिस इज इन ऑप्शन B इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, द रेट लॉ ऑफ ए रिएक्शन between the substance A and B is given by। question number 54, rate is given, this is the given। तो डाटा क्या given है, on doubling the concentration of A, मतलब A dash equal to 2A, और क्या किया, making the volume of B half। जब वॉल्यूम हाफ होगा कंसंट्रेशन डबल हो जाएगा, फिर B dash क्या हो जाएगा 2B, therefore R dash equal to क्या हो जाएगा K into 2A to the power m 2B to the power n। तो ये क्या हो जाएगा K into A to the power m B to the power n 2 to the power m 2 to the power n। ये क्या हो जाएगा R, मतलब दिस इज R डैश इक्वल टू R इंटू 2 to the power m plus n। तो पूछा था क्या, न्यू डैश बाय न्यू रेट कांस्टेंट बाय न्यू रेट बाय अर्लियर रेट 2 to the power m plus n। देखते हैं कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर C, ऑप्शन C विल बी द करेक्ट आंसर।
तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 assuming an elementary reaction H2O2 plus 3I minus plus 2H plus giving 2H2O plus I3 minus, the effect on the rate of this reaction brought about by doubling the concentration of I minus without changing the order। ऑर्डर चेंज नहीं करना है, क्वेश्चन में डायरेक्टली बोल दिया कि रिएक्शन क्या है, एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो उसका रेट क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 55, तो रेट होगा क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल रेट लिखना है। रेट हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ H2O2, I माइनस कितना होगा, उसका पावर हो जाएगा 3 बिकॉज इट इज एलिमेंट्री रिएक्शन H प्लस स्क्वायर। अब बोला क्या, I माइनस क्या कर दिया, 2I माइनस हो गया ना, और डैश बना दो। देयरफॉर R डैश इक्वल टू K इंटू H2O2 इंटू 2I माइनस क्यूब H प्लस स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2 क्यूब मतलब 8 इंटू K इंटू H2O2 I माइनस क्यूब H प्लस स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 8 टाइम्स। कौन सा ऑप्शन होगा, द रेट वुड बी इंक्रीज बाय फैक्टर 8। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। इन क्वेश्चन नंबर 56 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोल दिया कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट 60% इन 20 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 56 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए 60%, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या पता है हम लोग को, K इक्वल टू 2.303 बाई T इंटू लॉग ऑफ A बाई A माइनस एक्स। A इज द इनिशियल कंसेंट्रेशन, A माइनस एक्स इज द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम T। तो यहाँ पे क्या बोला 60% खत्म हो गया, देयरफॉर K इक्वल टू 2.303 बाई 20 मिनट में कितना परसेंट खत्म हो गया 60%। 100 बाई 100 माइनस 60, K इक्वल टू 2.303 बाई 20 इंटू लॉग ऑफ 10/4, बना दो नंबर 1। फिर क्या बोला 90%, 90% में कितना टाइम। अब देखो अगेन, अभी देखो अगर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है तो उसका K क्या होगा, सेम होगा दोनों केस में, तो K का वैल्यू मैंने निकाल दिया। फिर K इक्वल टू 2.303 बाई T, टाइम निकालना है, लॉग ऑफ 100 बाई 100 माइनस 90। अब देखो K का वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे 2.303 बाई 20 इंटू लॉग ऑफ 10/4। दिस इज इक्वल टू फ्रॉम 1 K का वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, दिस इज द राइट साइड 2.303 डिवाइडेड बाई T इंटू ये क्या हो जाएगा 10/100 इक्वल टू 10, लॉग 10 इक्वल टू 1। अब यहाँ से दिस कैंसिल आउट, तो बचेगा क्या 1/20 लॉग 10 1 माइनस 6020 इक्वल टू 1/T। तो आफ्टर कैलकुलेशन T इक्वल टू आएगा 50 मिनट। 50 इज द आंसर, द ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 57। फॉर एन एक्सोथर्मिक केमिकल प्रोसेस occurring in 2 स्टेप, एक्सोथर्मिक बोल दिया ऑलरेडी, हो गया ना, 2 स्टेप में खत्म हुआ बोला। क्वेश्चन नंबर 57 2 स्टेप में खत्म हुआ। फॉर एन एक्सोथर्मिक केमिकल प्रोसेस A प्लस बी गिविंग X इज द स्लो। हम लोग को पता है स्लो रिएक्शन के लिए क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी हाई होगा। फॉर स्लो रिएक्शन ये बिकम्स हाई, ठीक है ना, और फॉर फास्ट रिएक्शन ये बिकम लेस। और ये जो तुम्हारा ये है, सब ये है, कौन सा ये है, नॉट मेंशन, दैट मीन्स फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी। द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब बाय, तो कौन सी ग्राफ से उसको अच्छा से डिस्क्राइब किया। अभी देखो ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है, उसमें बोल दिया कि क्वेश्चन 2 स्टेप में खत्म हुआ, इधर एक ही स्टेप में खत्म हो गया, तो ऑप्शन 1 नहीं होगा। फिर देखो अभी बचा क्या है ऑप्शन बी, तो मैं देखता हूँ एक बार ऑप्शन बी में ड्रा कर देता हूँ। फिर ऑप्शन नंबर का जो बी है एक बार चेक कर लेता हूँ, ऑप्शन बी का ग्राफ कैसा है। दिस इज द ग्राफ, ठीक है, हियर दिस इज द एक्स इंटरमीडिएट A प्लस बी एंड दिस इज द AB, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है ना। अभी देखो जो A प्लस बी से X हुआ स्लो रिएक्शन है, ठीक है, यहाँ से यहाँ ये क्या हो गया
दिस इज योर फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी। और सेकेंड रिएक्शन के लिए यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये मान लो 1 है, ये 2 है। तो अभी अकॉर्डिंग टू द डाटा जो स्लो रिएक्शन है उसका फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, और जो फर्स्ट रिएक्शन है उसका एक्टिवेशन एनर्जी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अभी यहाँ पे देखो ये फॉर रिएक्शन 1 फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, ये 1 फॉर रिएक्शन 1, और फॉर रिएक्शन 2 के लिए क्या होता है, ये 2। अब उसका क्या होगा, हमेशा 1 का क्या होना चाहिए, एनर्जी हाई होना चाहिए। अभी अकॉर्डिंग टू ग्राफ अगर देखा जाएगा, फ्रॉम ग्राफ दोनों में से इसका वैल्यू ज़्यादा है, ये 2 ग्रेटर देन ये 1 ग्रेटर देन ये 2। तो यही होगा बेस्ट एक्सप्लेनेशन, क्योंकि स्लो रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होता है और ये एक्टिवेशन एनर्जी कौन सा एक्टिवेशन एनर्जी होता है, फॉरवर्ड, तो उसका हाई है उसका लो है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58, एट पार्टिकुलर कंसेंट्रेशन द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन इज 100 मिनट। किसी भी रिएक्शन का हाफ लाइफ 100 मिनट है। व्हेन द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम्स डबल, जब रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन डबल कर दिया, हाफ लाइफ बिकम्स 25 मिनट्स, हाफ लाइफ क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। देन व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर पूछा। तो नॉर्मली हम लोग को nth ऑर्डर के लिए एक फॉर्मूला पता है, फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन T half is directly proportional to A naught to the power 1 minus n, ये पता था। अभी यहाँ पे क्या होगा देखो, T half 1 by T half 2 equal to A naught 1 by A naught 2 होल पावर क्या हो जाएगा 1 minus n। अब देखो पहले हाफ लाइफ कितना था, 100 था, 100 लिख दो। उसके बाद कितना हो गया 25। इनिशियली जो इनिशियल कंसेंट्रेशन था उसका 2 टाइम्स हो गया। तो इनिशियली मान लो ए था, ए नोट था, फाइनली क्या हो गया 2 ए नोट, क्या हो जाएगा 1 माइनस एन। ए कितना होगा 4 इक्वल टू ए नोट तो कैंसिल हो जाएगा, 4 इक्वल टू 1 बाई 2 टू द पावर 1 माइनस एन, तो उसको उल्टा कर दो, लिखो 2 स्क्वायर इक्वल टू 2 टू द पावर n माइनस 1 लिख सकते हो। अभी देखो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, पावर भी सेम होगा। देयरफॉर n माइनस 1 इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, मतलब थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, द ग्राफ बिटवीन log k वर्सेस 1/t इज a straight line, the slope of the line is, हम लोग को पता है log k इक्वल टू log a माइनस ए बाई 2.303 r इंटू 1/t। तो ये क्या हो गया y इक्वल टू c माइनस एम एक्स, देयर फोर स्लोप इक्वल टू माइनस ए बाई 2.303 r। ये होगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60, नाइट्रिक ऑक्साइड NO react with oxygen to produce nitrogen dioxide if the mechanism of the reaction is, देखो ये रिएक्शन का मैकेनिज्म, दो रिएक्शन का मैकेनिज्म गिवन है, तो उसका रेट लोग क्या होगा। तो हम लोग को क्या पता है, अगर मैकेनिज्म गिवन है तो सिर्फ फास्ट और स्लो देखना है। जो स्लो रिएक्शन है यही होगा क्या, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ RDS, देयरफॉर रेट इक्वल टू स्लो स्टेप कौन सा है, सेकेंड स्टेप क्या है K1 इंटू NO3 ले लिया, नंबर 1 दे दिया। नाउ फ्रॉम इक्विलिब्रियम स्टेप K इक्वल टू क्या होगा NO3 बाई, हो गया ना। तो NO3 निकालना है यहाँ से, कंसंट्रेशन ऑफ NO3 K इंटू NO2, देयरफॉर 1 इम्प्लाई रेट इक्वल टू K1 इंटू NO इंटू K इंटू NO इंटू O2। तो दोनों मिलके क्या हो जाएगा, एक न्यू रेट कांस्टेंट हो जाएगा, उसको K डैश मान लिया मैंने। NO का क्या हो जाएगा पावर 2, दिस इज द रेट। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर द रिएक्शन इज गिवन
डाटा इज ऑल्सो गिवन, द रिलेशन बिटवीन K1 K2 एंड K3, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 61, तो जो रिएक्शन है यहाँ से हम क्या लिखेंगे, रेट क्या होगा, ये हो जाएगा क्वेश्चन तुम्हारा dN2O5/dt इक्वल टू, दिस इज माइनस 1/2 dNO2/dt इक्वल टू 2dO2/dt, ठीक है ना। तो जो डाटा गिवन है माइनस dN2O5 इक्वल टू कितना है, उसका वैल्यू कितना गिवन है, ये वैल्यू गिवन है K1 इंटू N2O5, ये कितना है K2 इंटू N2O5, ये कितना है 2 इंटू K3 इंटू N2O5। अब N2O5 कैंसिल आउट कर दो तो बचेगा क्या, K1 इक्वल टू K2/2 इक्वल टू 2K3, डेट मीन्स 2K1 इक्वल टू K2 इक्वल टू 4K3, 2K1 इक्वल टू K2, 2K1 इक्वल टू K2 इक्वल टू 4K3, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 62, फॉर अ होमोजेनियस gaseous reaction A giving B plus C plus D, the initial pressure was P0 while pressure after time T was P if P is greater than P0, the expression for the rate constant is, तो बहुत सिंपल है, उसके लिए एक ट्रिक बताते हैं हम, बहुत शॉर्टकट करना है। क्वेश्चन नंबर 62, तो अभी भी देखो कोई भी होमोजेनियस गैसियस रिएक्शन के लिए, जैसे मान लो A से क्या हो गया मेरा NB, मतलब 1 मोल से N मोल प्रोड्यूस हो गया गैसियस प्रोडक्ट, कितना मोल था इनिशियली 1 मोल, कितना मिल गया N मोल, तो उस केस में K इक्वल टू होता है तुम्हारा 2.303/T इंटू लॉग ऑफ N-1 इनिशियल प्रेशर जो P0 बोलते हैं एंड N P0 माइनस PT मतलब टोटल प्रेशर। यहाँ पे PT कितना गिवन है, P गिवन है। तो देखो जो क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे गिवन रिएक्शन क्या है, A से क्या हो गया B प्लस C प्लस D, मतलब N इक्वल टू कितना है 3 है, देयरफॉर बहुत सिंपल है 2.303/T इंटू लॉग ऑफ 2P0/3P0 माइनस P, यही होगा, बहुत ही सिंपल है, इसको डिराइव भी कर सकता हूँ। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63, फॉर अ गैसियस फेज रिएक्शन 2A plus B2 giving 2AB, the following rate data was obtained at 300 Kelvin, the rate of disappearance concentration, ठीक है, गिवन है the rate constant for the reaction, let order with respect to A is X and order with respect to B is Y, therefore rate equal to K into A का पावर X B का पावर Y। तो अभी जो डाटा गिवन है पहला डाटा से, therefore डाटा 1 से क्या आएगा 1.8 इंटू 10⁻³ इक्वल टू K इंटू 0.015 का पावर X एंड 0.Y, तो इम्प्लाई क्या हो जाएगा 1.08 इंटू 10⁻² इक्वल टू K इंटू 0.09x Y। नंबर 3 5.4 इंटू 10⁻³ K इंटू 0.015 का पावर X Y। अभी देखो ये तीनों से क्या करेंगे हम X और Y का वैल्यू निकाल देंगे। नाउ 1/2 implies 1.8 into 10⁻³ divided by 1.08 into 10⁻², K into 0.015 x y, K into 0.09x। अब देखो यहाँ पे K कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे कैलकुलेशन के बाद बचेगा क्या, ये हो जाएगा 0.16 इक्वल टू 0.16 का पावर x, देयरफॉर x इक्वल टू 1। अगेन 1/3 मतलब 1.8 इंटू 10⁻³ by 5.4 इंटू 10⁻³, दिस बिकम्स K इंटू
0.015 to the power x y divided by k into 0.045y, यहाँ पे आएगा 0.33 इक्वल टू 0.33 टू द पावर y इक्वल टू 1। x और y का वैल्यू मिल गया, उसको शॉर्टकट भी कर सकते हैं हम लोग। तो अभी करना क्या है, देखो x और y का वैल्यू आ गया, देयरफॉर 1 इम्प्लाई 1 में वैल्यू पुट कर दो 1.8 इंटू 10 टू द पावर -3 इक्वल टू क्या इंटू 0.015 पावर 1। यहाँ से k का वैल्यू निकालना है, k इक्वल टू कैलकुलेशन करना है, k का वैल्यू आ जाएगा 0.8 पर मोल पर मिनट लीटर। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, थोड़ा सा लेंदी था, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, इफ solubility of any gas in the liquid at 1 bar pressure is 0.05 mole per liter, what will be its solubility at 3 bar pressure keeping the temperature constant। तो देखो क्या बोला, हेनरीज लॉ अप्लाई होगा। क्वेश्चन नंबर 64, हम लोग को क्या पता है P इक्वल टू के इज इंटू एस। तो यहाँ पे पहले कितना गिवन है, 1 बार प्रेशर, मतलब 1 इक्वल टू के इज इंटू 0.05। तो के इज कितना आएगा 1/0.05। अगेन प्रेशर जब 3 है, 3 इक्वल टू के इज इंटू एस, अभी एस निकालना है, 3 इक्वल टू व्हाट इज के इज 1/, तो एस इक्वल टू आएगा 0.15 मोल पर लीटर। बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। फॉर पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, पॉजिटिव में मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रोप विल फॉर्म, ये होता है ना, नेगेटिव में तो ये क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, करेक्ट अबाउट सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। तो क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन तभी दिखाते हैं जब मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रोप। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, इफ P नॉट एंड P आर द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन, मतलब क्या बोला, देखो क्वेश्चन नंबर 66, A इज द solvent, B is the solute, P naught and P are the vapor pressure of solvent and solution, N1 and N2 are the moles of solute। हम लोग को क्या पता है, PT मतलब PT और PS इक्वल टू P naught A XA प्लस P naught B XB। तो ये जो PT है ये कितना गिवन है, P naught and P are the vapor pressure of solvent and solution, solution का कितना है P है, and solvent मतलब A का P naught है, ठीक है ना। ये तो नहीं है, ये गिवन नहीं है, तो ये 0 है, ठीक है। अभी और क्या गिवन है, N1 and N2 आर द मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्वेंट अभी मोल फ्रैक्शन ऑफ A मींस सॉल्वेंट, क्या होगा मोल्स ऑफ A का मोल कितना है, मतलब सॉल्वेंट का मोल कितना है N2 बाय N1 प्लस N2, ये होगा करेक्ट एक्सप्लेनेशन, मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, question number 67, equal moles of benzene and toluene are mixed, the vapor pressure of benzene and toluene in pure state are 700 and 600 mmHg respectively, the mole fraction of benzene in vapor state में निकालना है। question number 67, P naught B equal to given benzene is 700 and P naught T equal to given equal moles है, तो mole fraction क्या हो जाएगा, XB equal to 1/2 XT इक्वल टू 1/2 हो गया। तो यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा PT इक्वल टू P नॉट B XB प्लस P नॉट T XT। वी नो, हम लोग को क्या पता है, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज PB पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन इक्वल टू YB इंटू PT। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज व्हाट इज PB, P नॉट B XB divided by PT P naught B XB plus P naught T XT। P naught B means 700 into half, 700 into half plus
600 इंटू हाफ, तो ये हो जाएगा 350 बाई 350 प्लस 300, 350 बाई 650, दिस इज 0.54. That means option number D correct answer. Option D is the correct answer. Next question number 68. In question number 68, it is given the vapor pressure of solvent decreased by 10 mm of Hg when a non-volatile solute was added to the solvent. The mole fraction of solute in solution is 0.2. What would be the mole fraction of solute if decrease in vapor pressure is 20 mm of Hg? तो अभी देखो क्या है, हम लोग को क्या पता है, डेल पी बाई पी नॉट इक्वल टू एक्स. तो यहाँ से क्या गिवन है, वेपर प्रेशर कितना डिक्रीज हुआ, 10 बाई पी नॉट इक्वल टू 0.2, नंबर 1. फिर क्या गिवन है, सॉलिड, हाँ ठीक है सॉल्यूट, और क्या है 20 बाई पी नॉट इक्वल टू x2, 2 कर दिया. नाउ 1/2 इम्प्लाई 10 बाई पी नॉट 0.2 बाई x2, x2 इक्वल टू 0.4. बहुत सिंपल क्वेश्चन. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 69 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी बेंजाइलिक हाइड्रोजन्स आर प्रेजेंट इन द गिवन हाइड्रोकार्बन. ठीक है, तो यहाँ पे हमको फाइंड करना है कि टोटल बेंजाइलिक हाइड्रोजन्स कितने हैं. तो बेंजाइलिक कार्बन उसको बोलते हैं जो हमारे पास बेंजीन से लगा होता है, और उसके ऊपर जो हमारे पास कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक हाइड्रोजन्स. तो ये बेंजाइलिक कार्बन पे H कितना है, 2. ठीक है, ये बेंजीन से लगा हुआ, ये भी कार्बन पे बेंजाइलिक कार्बन पे H कितना है, 2, और यहाँ पे H कितना है, 1. तो टोटल बेंजाइलिक हाइड्रोजन्स कितने हो गए हमारे पास, 5. ठीक है, 3 बेंजाइलिक कार्बन पे 1, 2 और 3 बेंजाइलिक कार्बन पे हमारे पास 5 बेंजाइलिक हाइड्रोजन्स हो गए. तो 69 का ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ देखते हैं. यहाँ पे ईथर का रिएक्शन कराया गया है तुम्हारे पास, रिएक्शन ऑफ ईथर विथ HI. हमारे पास दिया गया है एनिसोल PHOCH3. इसका केमिकल रिएक्शन कराया गया है कॉन्क HI के साथ. ठीक है, तो HI क्या होता है, एसिडिक मीडियम, H+ का सोर्स होगा. तो सबसे पहले यहाँ से क्या बनेगा, सबसे पहले यहाँ से ऑक्सोनियम आयन का फॉर्मेशन होगा. ऑक्सीजन के ऊपर H आ गया तो इसके ऊपर क्या बन गया, पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, अब यहाँ से I- क्या करेगा, I- इस कार्बन पे अटैक करके इस फिनॉल को बाहर निकाल देगा. ठीक है, तो यहाँ से बन गया आपके पास फिनॉल प्लस मिथाइल आयोडाइड का फॉर्मेशन. ठीक है, फिनॉल प्लस मिथाइल आयोडाइड. अब यहाँ पे देखिए ये ऑक्सीजन 18 है बेसिकली, तो ये भी क्या होगा, ऑक्सीजन 18 आइसोटोप्स, यहाँ भी ऑक्सीजन 18. ठीक है, तो फिनॉल में जो ऑक्सीजन होगा वो ऑक्सीजन 18 होगा और मिथाइल आयोडाइड का फॉर्मेशन होगा. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट. 70 का ऑप्शन ए विल बी करेक्ट. ओके, क्वेश्चन नंबर 71. क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ देखते हैं. नाइट्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्टेंट गिव्स मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ मेटा प्रोडक्ट्स यूजिंग कॉन्क HNO3 प्लस H2SO4. ठीक है, तो यहां से बताना है किसके केस में मेटा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ज्यादा होगा, टोल्यूइन, एनिलीन, बेंजीन और आइसोप्रोपाइल बेंजीन. तो हम जानते हैं एनिलीन के केस में मेटा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ज्यादा होता है. दैट मीन्स अगर मैं नाइट्रेशन कराऊंगा कॉन्क HNO3 प्लस H2SO4 के प्रेजेंस में, कॉन्क HNO3 प्लस H2SO4 के प्रेजेंस में, तो यहां से आपके पास ऑर्थो मेटा पैरा आइसोमर्स तीनों बनते हैं. ठीक है, ये आपका हो गया पैरा आइसोमर्स जो कि अप्रॉक्स बनता है 51% के आसपास. दूसरा आपके पास बन जाएगा मेटा आइसोमर्स. ठीक है, इसके केस में इसका अगर हम नाइट्रेशन कराएंगे, एनिलीन का नाइट्रेशन कराएंगे तो मेटा आइसोमर्स भी बनता है, मेटा आइसोमर्स बनता है यहाँ से 47%. ठीक है, और ऑर्थो आइसोमर्स भी आपके पास बनता है. ऑर्थो आइसोमर्स बन गया आपके पास 2% के अप्रॉक्स फॉर्मेशन होता है. तो इसका रीजन ये होता है कि यहाँ पे आपके पास इसके बीच में पहले एसिड बेस रिएक्शन होगा. तो एसिड बेस रिएक्शन होने के बाद यहाँ से बेसिकली किसका फॉर्मेशन होगा, NH3 पॉजिटिव का, एनिलीनियम आयन का फॉर्मेशन होगा, जिसके वजह से मेटा प्रोडक्ट 47% के आसपास बनता है. बाकी 3 केस में टोल्यूइन, बेंजीन और आइसोप्रोपाइल बेंजीन के केस में आपके पास केवल ऑर्थो और पैरा आइसोमर्स मिलेंगे. इसके केस में मेटा आइसोमर्स का फॉर्मेशन होगा. ठीक है, तो 71 का ऑप्शन सी विल बी ऑप्शन बी विल बी करेक्ट. 71 का ऑप्शन बी. ओके, क्वेश्चन नंबर 72. क्वेश्चन नंबर 72 में क्या करना है, क्या फाइंड करना है देखते हैं. द बेस्ट मेथड फॉर द सिंथेसिस ऑफ गिवन ईथर बाय विलियमसन ईथर सिंथेसिस. है ना, मेरे पास एक ईथर दिया गया है, इसका फॉर्मेशन करना है विलियमसन ईथर सिंथेसिस का यूज करके. CH डबल बॉन्ड
CH2। तो इसका फॉर्मेशन करने के लिए हमको अल्काइल हैलाइड्स का कौन सा अल्काइल हैलाइड यूज करना पड़ेगा, और यहाँ से आपके पास एल्कोक्साइड कौन सा होना चाहिए ये हमको बताना है। तो इसका फॉर्मेशन करने के लिए जाहिर सी बात है यहाँ पे मेरे पास क्या होनी चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए मेरे पास अल्काइल ब्रोमाइड, ठीक है, और मेरे पास यहाँ पे होना चाहिए ये CH2 डबल बॉन्ड CH एल्कोक्साइड आयन, तभी यहाँ से पॉसिबल है। ये O- इस कार्बन पे अटैक करके Br को बाहर निकाल देगा, तो यहाँ से बनने वाला कंपाउंड हमारे पास ये बन जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा होगा, दैट मीन्स Br और इथोक्साइड, ऑप्शन C विल बी करेक्ट। इसके अलावा अगर आप कोई सा यूज करेंगे तो इस पर्टिकुलर ईथर का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। अगर मैं Br को इस डबली बॉन्डेड कार्बन पे लगा दूं, दैट मीन्स ये वाला, तो यहां से Br को हम रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, Br को निकालना मुश्किल है, क्योंकि इसके बॉन्ड में क्या हो जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, Br को रिप्लेस हम नहीं कर पाते, है ना। विनाइल हैलाइड्स पे SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं होता, तो 72 का ऑप्शन C विल बी करेक्ट, ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 में क्या फाइंड करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग is the electrophile that attacks the aromatic ring during Friedel-Crafts acylation। Friedel-Crafts acylation में कौन सा इलेक्ट्रोफाइल होता है, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बनता है, ये आप देखिए। सबसे पहले हम Friedel-Crafts acylation में असाइल हैलाइड और एनहाइड्रस AlCl3 का यूज करते हैं, तो यहां से जो हमको इलेक्ट्रोफाइल मिलता है वो हमको ये मिलता है RCO पॉजिटिव, और ये Cl माइनस AlCl3 के पास रह जाएगा, क्या बन जाएगा, AlCl4 नेगेटिव। AlCl3 लेविस एसिड है, तो ये Cl माइनस को निकाल लेगा, ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल्स का फॉर्मेशन होगा, जो किसी एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन टॉल्यूइन पे अटैक करके फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन शो करेगा। दैट मींस 73 का इलेक्ट्रोफाइल कौन सा बनेगा हमारे पास, B, 73 का B, ओके। क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74 में क्या फाइंड करना है, फाइंड द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, है ना। नाइट्रोबेंजीन का यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन कराया गया नाइट्रोबेंजीन का, तो इसके केस में जो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल होगा FeBr3 और Br2 के केस में, मतलब हेलोजिनेशन होगा, Br पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल होगा, तो इसका अटैक कहाँ पे होगा, NO2 ग्रुप कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और ये बेसिकली एक मेटा डायरेक्टर से, तो किसका फॉर्मेशन होगा, तुम्हारे पास मेटा ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा, मेटा ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, है ना, बिकॉज NO2 का माइनस सेम इफेक्ट काम करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये बेसिकली आने वाले इलेक्ट्रोफाइल्स को मेटा पोजीशन पे डायरेक्ट करेगा, तो मेटा ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो 74 का ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। 75 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 में यहां से बेसिकली क्या करना है, हमको फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन करना है, बेंजीन है, और हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन दिया गया है, अल्काइल हैलाइड्स दिया गया है, CH3, नियोपेंटाइल क्लोराइड दिया गया है, CH2, और यहाँ पे Cl, और यहाँ पे क्या यूज किया गया, AlCl3। बताना है कि क्या बनेगा, तो सबसे पहले AlCl3 यहाँ से Cl माइनस को निकाल लेगा, तो Cl माइनस को निकालने के बाद जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो बेसिकली कार्बोकेटाइन कौन सा होगा आपके पास, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, है ना। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन हो गया, ये CH3 है। अब यहां से मिथाइल शिफ्ट होगा, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन, तो मिथाइल शिफ्टिंग के बाद जो आपके पास कार्बोकेटाइन बनेगा वो कार्बोकेटाइन आपका हो गया CH2, और यहां पे हो गया CH3, ये टर्शियरी कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो गया, जो कि आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करके बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा। जब ये इलेक्ट्रोफाइल इस बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा तो बनने वाला कंपाउंड कौन सा हो जाएगा आपके पास, C, यहां से CH3, यहां से CH2 CH3, और ये आपके पास CH3, ठीक है ना। सबसे पहले यहां से कार्बोकेटाइन बना 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये कार्बोकेटाइन खुद को रीअरेंज कर लिया किसमें, मोर स्टेबल 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में, और फिर ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करके बेंजीन के ऊपर अटैक किया, कौन सा रिएक्शन हो गया, ये ARSC, सब्स्टिट्यूशंस इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक, ठीक है। तो यहां से 75 में आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, ओके। 75 का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ देखते हैं, क्या बताना है। यहाँ पे हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन दिया गया है जिसमें से बताना है कि एस्प्रीन कौन है। अगर आपको मालूम है कि एस्प्रीन का स्ट्रक्चर क्या है तो आप केमिकल रिएक्शन को बिना सॉल्व किए ही बता सकते थे, ठीक है, लेकिन करते हैं। सबसे पहले फिनॉल का रिएक्शन कराया गया, आपका फिनॉल का रिएक्शन कराया गया CO2 के साथ। ये बेसिकली आपका कोलबे-स्किमिट रिएक्शन है जहां से सैलिसिलडिहाइड का फॉर्मेशन होता है ना, CO2 NaOH, और फिर सेकंड स्टेप में H+ का सोर्स लिया गया है, तो यहाँ से सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, इसके ऑर्थो कार्बन पे COH लग जाएगा, है ना। अब इसका हम असाइलेशन कराएंगे, इसका मैंने असाइलेशन कराया एनहाइड्राइड का यूज करके, तो इसका असाइलेशन फिनॉल के ऑक्सीजन पे होगा, मतलब यहां से ऑक्सीजन का लोन पेयर एज ए न्यूक्लियोफाइल
इस कार्बन पे अटैक करके इस पूरे ग्रुप को बाहर निकाल देगा। तो बेसिकली क्या बन गया, OCO है ना, ये कार्बन है OCO CH3 और यहाँ पे COH। ये बेसिकली आपका एस्पिरिन का फॉर्मेशन हो चुका है। तो आप देख लीजिए एस्पिरिन कौन सा होगा, एस्पिरिन आपके पास होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो 76 का ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। 77 की तरफ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 में क्या फाइंड करना है, हमारे पास अगेन एक केमिकल रिएक्शन दिया गया है जिसमें से A बन रहा है, फिर A का रिएक्शन कराया गया है HBF4 के साथ, तो B बन रहा है। तो एनिलीन का रिएक्शन है NaNO2 + HCl, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ से एनिलीन का रिएक्शन कराएंगे NaNO2 + HCl के साथ, तो यहाँ से आपको मिलेगा बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है ना, N ट्रिपल बॉन्ड N यहाँ पे Cl, ठीक है। BDS का फॉर्मेशन हो गया, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया। अगर मैं इसका रिएक्शन करा दूं HBF4 के साथ, तो यहां से N2 निकल जाएगा और F आ जाएगा, दैट मींस फ्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा। किसका, फ्लोरोबेंजीन का, और इस केमिकल रिएक्शन का नाम होता है बाल्स-साइमन रिएक्शन, ठीक है ना। तो 77 का ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। सबसे पहले किसका फॉर्मेशन किया, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का, फिर यहां से फ्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन कर दिया HBF4 के साथ रिएक्शन कराने के बाद, तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 में क्या फाइंड करना है, which of the following aromatic ring is alkylated most rapidly by the reagent, ठीक है। तो किसका यहां से इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन फास्ट होगा, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा। तो बेंजीन, इथाइल बेंजीन, क्लोरोबेंजीन और बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो बेंजीन के ऊपर तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे तो न्यूट्रल बेंजीन है आपके पास। दूसरा आपके पास यहाँ दिया गया इथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन दैट मीन्स इसका लगेगा आपका +H और +I, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। और क्लोरोबेंजीन की बात करें तो क्लोरीन का बेसिकली क्या लगता है, क्लोरीन एक रिंग डीएक्टिवेटर्स है ना। तो यहां से इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन इसके केस में स्लो होगा एज कंपेयर टू बेंजीन। फिर अगर मैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड की बात करूं तो बेसिकली ये दोनों के दोनों रिंग डीएक्टिवेटर्स है, तो इसके केस में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन स्लो होगा और इथाइल बेंजीन के केस में फास्ट होगा। यहाँ पे अल्फा H कितना है इसका, अल्फा H 2 है, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। 78 का ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। मतलब इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस की बात कर रहा है जहां पे आपका इथाइलेशन करवाना है, फ्रीडल क्राफ्ट इथाइलेशन, तो जिस रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे उसका इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस फास्टर होगा। ओके, तो 78 का ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। 79 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 79 में स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को पढ़ना पड़ेगा। 79 में प्रेजेंस ऑफ ए नाइट्रो ग्रुप इन ए बेंजीन रिंग एक्टिवेट्स द रिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस, एक्टिवेट नहीं करता। बी ऑप्शन एक्टिवेट्स नहीं, नाइट्रो ग्रुप बेंजीन के ऊपर डीएक्टिवेट करता है, तो ऑप्शन नंबर सी डीएक्टिवेट्स द रिंग टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस नहीं, ये भी नहीं है, ये ऑप्शन डी सही है। 79 का ऑप्शन डी, दैट इज डीएक्टिवेट्स द रिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन। जो हम यहाँ पे रिएक्शंस पढ़ते हैं जनरली एरोमेटिक कंपाउंड का, तो जो ARAC है इसके केस में एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस इलेक्ट्रोफिलिक, तो इसके केस में आपका बेंजीन एक रिंग डीएक्टिवेटर है, रिंग को डीएक्टिवेट करेगा, इसके केस में इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन स्लो होगी, है ना। तो ये बेसिकली NO2 है क्या, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डीएक्टिवेटर्स। तो 79 का ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 80 में, क्वेश्चन नंबर 80 में क्या फाइंड करना है, द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, है ना। इसमें से कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो यहाँ पे दिया गया आपको NH2, ये एक रिंग एक्टिवेटर्स है, इसका +M काम करेगा, है ना। यहाँ पे दिया गया आपका CH3, इसका +H और +I काम करेगा, और हमको मालूम है कि मेसोमेरिक इफेक्ट डोमिनेट करता है एज कंपेयर टू हाइपर कॉन्जुगेशन। Cl का यहाँ पे आपका +M और -I, जिसमें से इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट करता है, तो बेसिकली ये आपका एक रिंग डीएक्टिवेटर्स बन गया, ठीक है। और दूसरा दिया गया आपके पास C2H5, इसका भी आपका +H और +I डोमिनेट करेगा। तो स्ट्रॉन्गेस्ट की बात करें तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा इफेक्ट होता है, मेसोमेरिक, तो NH2 का +M सबसे स्ट्रॉन्ग लगेगा, डेट मीन्स ये ऑर्थोपेरा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग ग्रुप है यहाँ पे आपका NH2, जिसका +M काम करेगा किसी भी एरोमेटिक रिंग के ऊपर, तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग हो गया आपका 80 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81 में क्या फाइंड करना है, कंपेयर द रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस, ठीक है। तो किसके केस में EAS रिएक्शन फास्टर होगा, तो यहाँ से आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। यहाँ पे ऑक्सीजन का +M काम करेगा, यहाँ भी ऑक्सीजन का ऑप्शन नंबर बी में +M काम करेगा, लेकिन पहले वाले के रिस्पेक्ट में थोड़ा कम करेगा, जबकि ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे बेसिकली इसका -M इफेक्ट काम करेगा, इसका -M इफेक्ट काम करेगा। ये बेसिकली क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यहाँ से इसका +M काम करेगा, इसका लोन पेयर 100% डीलोकलाइज करेगा बेंजीन रिंग की तरफ, जबकि इसका लोन पेयर
50% इधर जाएगा और 50% इसके साथ भी डिलोकलाइजेशन कर सकता है। मतलब इसका प्लस m इसके रिस्पेक्ट में, फर्स्ट ऑप्शन के रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में थोड़ा कम होगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन सबसे फास्ट कौन देगा? कंपाउंड फर्स्ट। दैट मीन्स ए का सबसे फास्टर होगा, बिकॉज ए के केस में प्लस m 100% काम करेगा। और ऑप्शन नंबर बी के केस में क्या होगा कि इसका लोन पेयर इस डबल बॉन्ड के साथ भी डिलोकलाइजेशन कर सकता है और रिंग के साथ भी डिलोकलाइजेशन करेगा। जब इसका लोन पेयर डबल बॉन्ड के साथ डिलोकलाइजेशन करेगा कार्बोनिल ग्रुप के साथ, तो बेंजीन को प्लस m ये शो नहीं कर पाएगा। और इसके केस में प्योर माइनस m लग रहा है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इसके केस में इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन सबसे कम होगा और सबसे फास्ट होगा ए के केस में A B देन C। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर देख लेते हैं 81 का ऑप्शन ए विल बी करेक्ट है ना। ऑर्डर आपका बन जाएगा 81 का ए। ओके ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ देखते हैं। यहां से पूछा है कि हमारे पास ए किसका फॉर्मेशन होगा। ये देखिए, ये हमारे पास एक दिया गया है, ये वाला कंपाउंड Br और यहां से Br। यहां पे रिएक्शन कराया गया सोडियम ड्राई ईथर के साथ, सोडियम ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन कराया गया है। तो यहां से पूछा है कि ए किसका फॉर्मेशन होगा। इसके केस में ऊर्ज रिएक्शन है ना, अल्काइल हैलाइड्स के केस में ऊर्ज रिएक्शन, यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे रेडिकल बनेगा, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे रेडिकल बनेगा। तो बनने वाला इंटरमीडिएट आपका कौन सा हो गया? फ्री रेडिकल। यहाँ पे एक रेडिकल, यहाँ पे एक रेडिकल। ठीक है, अब इसके केस में क्या होगा? ये पाई बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा। जब पाई बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा तो फर्दर दो रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, एक रेडिकल यहाँ पे, एक रेडिकल यहाँ पे, और ये रेडिकल्स तो पहले से ही थे और यहाँ पे एक पाई बॉन्ड था। अब ये क्या करेंगे? ये आपस में कंबाइन कर लेंगे और ये आपस में कंबाइन कर लेंगे, तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और बनने वाला कंपाउंड हमारे पास एक एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन हो गया। ठीक है, तो यहाँ से मोस्ट स्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। सॉरी, यहाँ से आपके पास बनने वाला कंपाउंड कौन सा हो गया? बेंजीन। मोस्ट स्टेबल रेडिकल कपलिंग के बाद यहाँ से आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन का फॉर्मेशन हो गया, जो कि स्टेबल होगा। तो 82 का ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 में फाइंड करना है कि बी हमारे पास मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो सबसे पहले अगेन डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन आ गया, एनिलीन का रिएक्शन कराया गया आपके पास NaNO2 + HCl के साथ। यहाँ पे आपके पास एनिलीन है जिसके पैरा पोजिशन पे मिथाइल लगा हुआ है। इसका अगर मैंने रिएक्शन कराया Na2 + HCl, तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। ये आपके पास बन गया यहाँ पे CH3 और ये बन गया आपके पास N2Cl। क्या बन गया? N2 पॉजिटिव और Cl। अब मैं इसका रिएक्शन कराऊंगा फिनॉल के साथ, तो बेसिकली ये डाइजोनियम सॉल्ट का कपलिंग रिएक्शन हो गया। दैट मीन्स इसके पैरा पोजीशन से इस नाइट्रोजन पे अटैक होगा और कपलिंग रिएक्शन होने के बाद जो आपके पास डाई बनेगी, यहाँ पे OH, यहाँ पे N डबल बॉन्ड N और यहाँ पे आपके पास PH, यहाँ पे CH3। कपलिंग रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है ना, आपने पढ़ा होगा। तो ऑप्शन कौन सा बन गया आप देख लीजिए, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट है ना। कपलिंग रिएक्शन हो गया, पहले हमने डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन किया, फिर डाइजोनियम सॉल्ट का हमने कपलिंग रिएक्शन कर दिया। तो 83 का ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 84 में क्या फाइंड करना है? फिनोप्थलीन इज ऑब्टेन बाय कंडेंसेशन बिटवीन। फिनोप्थलीन का फॉर्मेशन किसके कंडेंसेशन के द्वारा होगा? तो जब मैं फिनॉल का कंडेंसेशन कराता हूँ आपके पास थैलिक एनहाइड्राइड के साथ, है ना, फिनॉल का मैं कंडेंसेशन कराऊंगा थैलिक एनहाइड्राइड के साथ, तो आपका फिनोप्थलीन इंडिकेटर का फॉर्मेशन होता है। आप देख लीजिए, यहाँ से ये हो गया आपके पास फिनोप्थलीन इंडिकेटर है ना। तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और यहाँ से आपके पास फिनोप्थलीन का फॉर्मेशन होगा, जो कि फिनोप्थलीन का कंपाउंड हमारे पास ये बन गया। देखिए, ये आपका क्या होता है? फिनोप्थलीन। यहाँ पे O और यहाँ से यहाँ पे फिनॉल होगा OH और यहाँ भी कौन होगा? फिनॉल, यहाँ पे OH। ये आपका फिनोप्थलीन बन गया। दैट मीन्स फिनॉल, 2 मोल्स ऑफ फिनॉल है ना, फिनॉल और थैलिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराने के बाद, मतलब कंडेंसेशन करने के बाद आपके पास फिनोप्थलीन इंडिकेटर का फॉर्मेशन होता है। तो ऑप्शन बी बहुत आसान है, फिनॉल प्लस थैलिक एनहाइड्राइड, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। ओके, 84 का ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 में क्या फाइंड करना है? Ka वैल्यू ऑफ फिनॉल इज मोर देन इथेनॉल, बिकॉज यहाँ से फिनॉल और इथेनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर किया है और बोल रहा है कि फिनॉल का Ka वैल्यू ज़्यादा है। किसी भी कंपाउंड का Ka वैल्यू ज़्यादा कब होगा? जब वो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। दैट मीन्स उसका कॉन्जुगेट बेस अगर स्टेबल होगा। तो ऑप्शन बढ़ते हैं, फिनॉक्साइड आयन इज स्ट्रॉन्गर बेस देन इथॉक्साइड आयन। नहीं, गलत है। फिनॉक्साइड इज मोर स्टेबल देन इथॉक्साइड आयन ड्यू टू रेजोनेंस। यस, ये सही है। फिनॉल का जो आपके पास कॉन्जुगेट बेस होगा फिनॉक्साइड, वो बेसिकली स्टेबल होगा
अगर मैं यहाँ से H+ को निकाल दूं तो जो इसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा फिनॉक्साइड, ये स्टेबल है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, ठीक है ना। जबकि आपके पास क्या दिया गया सेकंड, इथेनॉल। इथेनॉल के केस में जो आपके पास H+ निकालने के बाद जो आपका कॉन्जुगेट बेस बनेगा, है ना, ये इथॉक्साइड, ये आपका स्टेबल नहीं है। इसके केस में रेजोनेंस पॉसिबल है, यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। तो ये स्टेबल कॉन्जुगेट बेस है, तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, तो इसका के वैल्यू भी क्या होगा, ज्यादा होगा। फिनॉल का के वैल्यू ज्यादा होगा। तो फिनॉक्साइड इज मोर स्टेबल देन इथॉक्साइड एंड दैट मींस कॉन्जुगेट बेस फिनॉल का मोर स्टेबल है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, ऑप्शन बी, 85 का ऑप्शन बी। 86 में क्या फाइंड करना है, 86 में ये बोला है कि इलेक्ट्रोफाइल इन रीमर-टीमर रिएक्शन, है ना। रीमर-टीमर रिएक्शन में कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बनता है, तो ये तो आपको पता ही होगा, कार्बीन का फॉर्मेशन होता है जब मैं क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन, जब मैं फिनॉल, क्या होता है देख लीजिए एक बार, जब मैं फिनॉल का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ कराता हूं CHCl3 प्लस NaOH के साथ, तो यहां से जो इंटरमीडिएट बनता है वो बनता है हमारे पास डाइक्लोरोकार्बिन, DCC, डाइक्लोरोकार्बिन का फॉर्मेशन होगा। और इसमें क्या बनता है हमको, ये हमारे पास मिलता है यहाँ पे सैलिसिल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है रीमर-टीमर रिएक्शन में। तो इंटरमीडिएट क्या बन गया, CCl2, है ना, डाइक्लोरोकार्बिन का फॉर्मेशन होगा। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, 86 का ऑप्शन डी। आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87 में क्या फाइंड करना है, यहां से बताना है कि बी क्या बनेगा, है ना। केमिकल रिएक्शन दिया गया है, एनिलीन का रिएक्शन कराया गया ब्रोमीन वाटर के साथ, ये हमारे पास दे दिया गया एनिलीन, इसका रिएक्शन कराया गया ब्रोमीन वाटर के साथ। तो इसका जब मैं रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ कराऊंगा तो यहां से आपका बनेगा 2,4,6, 2,4 और ये 6, ट्राई ब्रोमो एनिलीन का फॉर्मेशन होगा। अब मैं यहां से क्या दिया गया है, अब मैं इसका रिएक्शन यहां से NaNO2 प्लस HCl के साथ कराया गया, NaNO2 प्लस HCl, तो डायाजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। NH2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, N2Cl में, बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट, है ना, Br, और ये NH2 किस में चेंज हो गया, N2Cl, है ना, बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट में चेंज हो चुका है। अगर मैंने इसका रिएक्शन H3PO2 के साथ कराया, है ना, दिया गया H3PO2 सेकंड स्टेप में, तो यहां से N2Cl हट के H लग जाएगा, दैट मींस आपके पास बन गया, आपके पास ये ट्राईब्रोमोबेंजीन। क्या बन गया, ट्राईब्रोमोबेंजीन। बेंजीन का फॉर्मेशन होता है अगर मैंने डायजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन H3PO2 के साथ कराया और या फिर इथेनॉल के साथ कराया, तो उसके केस में बेंजीन का फॉर्मेशन होगा। हालांकि यहाँ पे 3 Br अलग से है, तो ये एज इट इज यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ पे आके H लग जाएगा। तो इसका मतलब आपके पास ट्राईब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन हो चुका है। 87 में जो आपका बी बनेगा वो ऑप्शन बी है, वो क्या है, 87 का ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 में क्या बताना है, अमंग द फॉलोइंग सेट्स ऑफ रिएक्टेंट व्हिच वन प्रोड्यूस एनिसोल। एनिसोल का फॉर्मेशन कौन करेगा, एनिसोल क्या होता है, आपके पास मेथॉक्सीबेंजीन को हम क्या बोलते हैं, मेथॉक्सीबेंजीन का कॉमन नेम होता है हमारे पास एनिसोल, है ना। कौन सा सेट्स ऑफ रिएक्टेंट एनिसोल का फॉर्मेशन करेगा ये बताना है। तो पहला जो ऑप्शन है फॉर्मल्डिहाइड का, सॉरी एसिडल्डिहाइड का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, तो इसके केस में सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, तो मतलब यहां से एनिसोल का फॉर्मेशन नहीं होगा। ऑप्शन बी से देखिए, ऑप्शन बी से ऐसा लग रहा है कि एनिसोल का फॉर्मेशन होगा। कैसे, अगर मैं फिनॉल जो कि एक एसिड होता है, इसका अगर मैं केमिकल रिएक्शन कराऊं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, NaOH के साथ, तो यहां से देखिए क्या होगा, यहां से OH माइनस H+ को निकालेगा तो फिनॉक्साइड बनेगा, नॉर्मल एसिड बेस रिएक्शन, ये बन गया आपके पास फिनॉक्साइड। अगर मैंने इसका केमिकल रिएक्शन मिथाइल आयोडाइड के साथ कराया, CH3I, तो यहां से आपका नॉर्मल SN2 मैकेनिज्म, SN2 रिएक्शन होगा, O माइनस इस कार्बन पे अटैक करके I को बाहर निकाल दिया, तो यहां से मिथॉक्सीबेंजीन का फॉर्मेशन हो गया। किसका हो गया, मिथॉक्सीबेंजीन। दैट मींस यही क्या आपका एनिसोल। दैट मींस 88 का ऑप्शन नंबर बी से एनिसोल का फॉर्मेशन होगा, बाकी सी और डी से एनिसोल का फॉर्मेशन नहीं होगा, आपको दिख रहा होगा, है ना। तो 88 का ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, है ना। पहले एसिड बेस रिएक्शन फॉलोड बाय SN2, मैंने फिनॉक्साइड का फॉर्मेशन कर लिया, फिर उसका रिएक्शन मिथाइल आयोडाइड के साथ करा दिया, तो एनिसोल का फॉर्मेशन हो चुका है, ठीक है। 88 का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 89 में, क्वेश्चन नंबर 89 में क्या फाइंड करना है, द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरमीडिएट A इन द फॉलोइंग रिएक्शन, है ना। ये हमारे पास एक क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड मेथड्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल है, जहां से हमको बताना है कि A क्या बनेगा। क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड मेथड, जहां से हमको फिनॉल और साइड में एसीटोन मिलता है, तो यहां से बताना है कि हमारे पास इंटरमीडिएट A किसका फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे ये जो आइसोप्रोपाइल बेंजीन है, इसका कॉमन नेम हम क्या बोलते हैं, इसका कॉमन नेम है आपका क्यूमीन। क्या नाम है इसका, क्यूमीन। अगर मैं इसका रिएक्शन O2H के साथ कराऊंगा, O2, है ना,
अगर मैं इसका रिएक्शन O2HMU के साथ कराऊंगा तो यहां से आपके पास एक पेरोक्साइड बनेगा, इस CH बॉन्ड में O2 इंसर्ट होगा, है ना। O2 जब इंसर्ट होगा तो यहां से आपके पास बन गया OOH, आपके पास ये बन चुका है। अगेन ये एसिडिक मीडियम में रिएक्शंस को कंप्लीट करने के बाद यहां से आपका फिनॉल और साइड में आपका क्या बन जाएगा, साइड में आपका बन जाएगा एसीटोन। तो जो इंटरमीडिएट बना वो हमारे पास इंटरमीडिएट ये है ना, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड मेथड्स, जहां से हमको फिनॉल और एसीटोन मिलता है, मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल का केमिकल रिएक्शन है। तो यहां से जो इंटरमीडिएट ए मिलेगा, अब देख लीजिए कौन सा है आपके पास, ऑप्शन नंबर बी है ना, आपके पास ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। दैट मीन्स जो इंटरमीडिएट ए है वो 89 का ऑप्शन नंबर बी है। ओके ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 में क्या फाइंड करना है, इन द गिवन रिएक्शन वी हैव टू फाइंड पी, कि पी क्या बन रहा है। ये बेसिकली ArSN2 मैकेनिज्म है ना, अराइल हैलाइड्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको दिया गया एक बेंजीन यहाँ पे लगा है NO2 और इस यहाँ पे लगा है Br, एक पैरा पोजीशन पे और एक मेटा पोजीशन पे विथ रिस्पेक्ट टू NO2, और इसका केमिकल रिएक्शन करा है आपके पास ETO-Na, C2H5O है ना, ETO-Na+। तो पूछा है कि P क्या बनेगा, तो ये बेसिकली न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। अब यहाँ से देखना है कि ये तुम्हारे पास ETO- न्यूक्लियोफाइल कौन से Br को रिप्लेस करेगा, क्या इस Br को रिप्लेस करेगा किसको। हमको मालूम है कि NO2 का जो इफेक्ट लगता है वो NO2 का इफेक्ट तुम्हारे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लगेगा। तो NO2 जो इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी क्रिएट करेगा वो इस कार्बन पे करेगा, दैट मींस पैरा पे, इस मेटा पे नहीं करेगा। तो इस Br को रिप्लेस कर देगा, जबकि ये Br रिप्लेस नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये Br एज इट इज प्रेजेंट रहेगा, यहाँ पे आपका NO2 है और पैरा पोजीशन वाला Br को ETO- से न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ पे बन गया OC2H5 है ना, OET का मतलब C2H5। ठीक है, ये कौन सा रिएक्शन है, ये आपका रिएक्शन हो गया ArSN2, सब्स्टिट्यूशंस न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक है ना, जिसमें से ऊपर वाले Br को हमने रिप्लेस कर दिया। तो देख लीजिए ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, ऑप्शन ए ये आपका, तो 90 का ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 91 में क्या बोल रहा है, रिप्लेसमेंट ऑफ क्लोरीन ऑफ क्लोरोबेंजीन टू फिनॉल रिक्वायर्स ड्रास्टिक कंडीशन बट क्लोरीन ऑफ 2,4-डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन इज रिप्लेस्ड इजिली, है ना। तो ये बोल रहा है कि क्लोरोबेंजीन का रिप्लेसमेंट फिनॉल का फॉर्मेशन करने के लिए बहुत ही ड्रास्टिक कंडीशन में होता है, मतलब बहुत ही हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में होता है ना, हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर के केस में होता है। जबकि हो क्या रहा है कि 2,4-डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन, दैट मीन्स यहाँ पे Cl है, यहाँ पे आपका NO2 है और यहाँ पे NO2 है। इसके केस में क्लोरीन का रिप्लेसमेंट बहुत आसानी से हो जा रहा है, मतलब ArSN2 मैकेनिज्म इसके केस में स्लोअर है बिकॉज ऑफ NO2 का -M इफेक्ट है ना, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो ऑप्शंस पढ़ते हैं, NO2 मेक्स द रिंग इलेक्ट्रॉन रिच एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, वो इलेक्ट्रॉन निकालेगा, रिच नहीं करेगा। ऑप्शन बी क्या है, NO2 विड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स एट मेटा पोजीशन, NO2 का जो इफेक्ट होता है वो ऑर्थो पैरा पे होता है, मेटा पे नहीं होता। ऑप्शन सी क्या है, NO2 डोनेट्स इलेक्ट्रॉन, डोनेट करता ही नहीं है। ऑप्शन डी क्या है, NO2 विड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, जो NO2 का -M इफेक्ट काम करेगा वो कहां पे काम करेगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे। तो यहां से दैट मींस ये NO2 इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो हो गया और इस NO2 के रिस्पेक्ट में ये वाला Cl पैरा हो गया, मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बहुत ही कम कर देगा, तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक आसानी से होगा। दैट मींस इस क्लोरीन का रिप्लेसमेंट बहुत ही आसान होगा। दैट मींस 91 का ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। NO2 ऑर्थो और पैरा पोजीशन से इलेक्ट्रॉन्स को विथड्रॉ कर लेगा, निकाल लेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92, विच वन इज फॉर्म्ड व्हेन सोडियम फिनॉक्साइड हीटेड विथ इथाइल आयोडाइड, है ना, सोडियम फिनॉक्साइड है ना, फिनॉल का कॉन्जुगेट बेस O-Na+, ये आपका दिया गया सोडियम फिनॉक्साइड। बोला गया है कि अगर मैं इसका केमिकल रिएक्शन आपका इथाइल आयोडाइड के साथ कराऊंगा तो किसका फॉर्मेशन होगा। नॉर्मली ये आपका SN2 मैकेनिज्म है ना, O- है ना, O- यहाँ पर अटैक करके I को बाहर निकाल दिया, तो क्या बन गया OC2H5, क्या बन गया OCH2CH3। ये फिनॉल का कॉन्जुगेट बेस फिनॉक्साइड है ना, उसका केमिकल रिएक्शन हो गया। तो इस कार्बन पे अटैक करके मैंने I को बाहर निकाल दिया है, तो आपके पास क्या बना, इथाइल फिनाइल ईथर का फॉर्मेशन हुआ है, इथाइल फिनाइल ईथर। दैट मींस ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 93 में क्या पूछा है, अगर मैं फिनॉल का केमिकल रिएक्शन कराऊंगा कॉन्क HNO3 + H2SO4 के साथ, तो इसके केस में पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, सब जानते हैं ना। अगर मैं फिनॉल का रिएक्शन डाइल्यूट कंडीशन में कराऊंगा तो उसके केस में मोनोनाइट्रेशन होगा, ऑर्थो और पैरा आइसोमर्स का फॉर्मेशन होगा। जबकि इसके केस में क्या होगा कि अगर मैंने फिनॉल का नाइट्रेशन कराया
कॉन्क के केस में, कंसंट्रेटेड के केस में, है ना, कॉन्क HNO3 प्लस H2SO4, HNO3 प्लस H2SO4, है ना, तो इसका नाइट्रेशन इसके दोनों ऑर्थो और एक पैरा पोजीशन पे होगा। डेट मीन्स यहां से आपका क्या बन गया, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, 2,4,6, जिसका कॉमन नेम होता है पिक्रिक एसिड, है ना। डाइल्यूट कंडीशन में मोनोनाइट्रेशन होता, ऑर्थो आइसोमर्स और पैरा आइसोमर्स का फॉर्मेशन होता। कंसंट्रेटेड के केस में 93 का आपका पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, है ना, पिक्रिक एसिड है, तो यहां से 93 का ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ठीक है, तो 93 का ऑप्शन सी, है ना, पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, ओके। Now question number 94 section B. In ideal solution of non-volatile solute B, in solvent A, solvent is A is 2:5 molar ratio has vapor pressure 250 mm. If another solution in ratio of 3:5 prepared, then vapor pressure above this solution. Question number 94. हम लोग को क्या पता है, PT इक्वल टू P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी। अभी क्या बोला यहाँ पे, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट B, तो उसका क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर 0। नॉन वोलाटाइल सोल्यूट B इज द नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, तो उसका वेपर प्रेशर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा क्या, PT इक्वल टू P नॉट ए, ये क्या हो जाएगा, Na बाई Na प्लस Nb। गिवन हियर what is given, PT becomes 250, what is Na, Na equal to 5, Nb equal to 2, therefore उसको 1 मान लो, 1 imply 250 equal to P naught A into Na means 5 by 5 plus 2, P naught A equal to 250 into 7 by 5, ये तो बोला। अभी देखो क्या बोला, इफ मोल रेशियो Nb इक्वल टू 3, Na इक्वल टू 4, देयरफॉर Pt इक्वल टू P नॉट A इंटू एक्स है, Pt निकालना है, Pt इक्वल टू व्हाट इज P नॉट A, 250 बाई 7, 250 इंटू 7 बाई 5 इंटू XA मीन्स 4 बाई 7, कैंसल आउट, 20, 50 इंटू 4, 200 mm. That means option A correct answer. Now question number 95. Question number 95. In a 0.2 molar aqueous solution of weak acid HX, the degree of ionization alpha is given 0.3. The freezing point of the solution will be nearest to, क्या given है, HX, क्या देगा, H प्लस प्लस X माइनस, ठीक है ना, क्या गिवन था, मोलारिटी कितना गिवन है, 0.2, तो 1 है इनिशियली, 0 0, T इक्वल टू T में 1 माइनस अल्फा अल्फा, टोटल मोल कितना होगा, टोटल इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा, देयरफॉर I इक्वल टू 1 प्लस अल्फा बाई 1 इक्वल टू 1 प्लस अल्फा। पूछा गया था द फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF इक्वल टू I इंटू KF इंटू M, तो ये क्या हो जाएगा, T नॉट F माइनस TF। T नॉट मीन्स फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू I इक्वल टू कितना है, 1 प्लस अल्फा इंटू KF 1.86 फॉर वाटर इंटू 0.2, तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 0 माइनस TF इक्वल टू 1 प्लस 0.3, अल्फा इज गिवन इन क्वेश्चन 0.3 इंटू 1.86 0.2, तो TF इक्वल टू माइनस 0.48 डिग्री सेल्सियस। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सॉल्यूशन कैन वी एक्सपेक्ट टू बी आइसोटोनिक एट द सेम टेम्परेचर। देखो आइसोटोनिक के लिए क्या होना चाहिए, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, टेम्परेचर सेम है, अगर कंसंट्रेशन भी सेम है, R इज कांस्टेंट, तो वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मेनली वेंट ऑफ फैक्टर। तो अभी आइसोटोनिक के लिए देखो कंसंट्रेशन सेम ही है, उसमें सेम है, इधर सेम है, इधर सेम नहीं है, इधर क्या है, कंसंट्रेशन सेम है। तो एक एक करके चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, ठीक है ना, तो यूरिया NaCl, देखो मैंने कंसंट्रेशन सेम है, I निकालेंगे, NaCl क्या होगा, Na प्लस Cl माइनस, I इक्वल टू 2 है, Na तो
SO4 क्या मिलेगा 2Na प्लस प्लस I इक्वल टू 3 आइसोटोनिक नहीं है, ठीक है ना। तो फिर क्या देखेंगे, फिर देखेंगे नंबर बी, ऑप्शन बी में देखेंगे यूरिया। यूरिया के लिए क्या होता है, फॉर यूरिया I इक्वल टू 1, NaCl के लिए 2 होता है, वो भी नहीं है। फिर देखो पहले कंसेंट्रेशन जहाँ सेम है वो चेक कर लेंगे, फिर नंबर डी में चले जाएंगे। देखो CaNO3 होल 2, यहाँ पे क्या मिलेगा Ca2 प्लस प्लस 2NO3 माइनस I इक्वल टू 3 और Na2SO4 2Na प्लस कंसेंट्रेशन सेम है I इक्वल टू 3। देखो अगर कंसेंट्रेशन सेम है तो I का वैल्यू सेम होगा तो क्या हो जाएगा सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। देयरफॉर इन क्वेश्चन नंबर 96 द ऑप्शन डी इज एक्सपेक्टेड टू बी आइसोटोनिक बिकॉज कंसेंट्रेशन सेम है, I का वैल्यू भी सेम है। हो गया। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 97। एन एक्वस सॉल्यूशन फ्रीजेस एट -0.36 डिग्री सेल्सियस। Kf and Kb for water are 1.8 and 0.52 respectively. Then value of boiling point of solution at 1 atm pressure. देखो हम लोग को क्या पता है, डेल्टा टीवी इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम एंड डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम। ये मान लो 1 है, ये 2 है, ठीक है ना। निकालना है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे तो क्या कर देंगे, देखो 1/2 कर देते हैं। डेल्टा टीबी माइनस टीबी नॉट बाई ये क्या होगा टी एफ नॉट माइनस टी एफ इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम आई इंटू के एफ इंटू एम। निकालना क्या है हमको, टीबी निकालना है शायद। टीबी कितना होगा बॉइलिंग ये निकालना है माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100, ये क्या है 0 माइनस कितना गिवन था -36.36 सॉरी इक्वल टू के बी मीन्स 0.5 to 1.8। यहाँ से आएगा टी बी इक्वल टू 0.52 इंटू 0.36 बाई 1.8 प्लस 100, ये आ जाएगा आंसर 100.104 डिग्री सेल्सियस। तो आंसर होगा बी, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। टीबी मीन्स बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 98। 15 ग्राम यूरिया एंड 20 gram NaOH dissolved in water, total mass of solution becomes 250 gram. Mole fraction of NaOH in mixer। तो 98 क्वेश्चन नंबर, तो मोल निकालेंगे सबका। NaOH कितना ग्राम है 20 ग्राम है, 20/40 एंड मोल्स ऑफ यूरिया कितना है 15/60 1/4। अभी सॉल्यूशन कितना हो गया 250 ग्राम, तो सब मिलके क्या हो गया 250 इक्वल टू क्या होगा 15 ग्राम यूरिया प्लस 20 ग्राम NaOH प्लस वाटर। तो यहाँ पे वाटर कितना आएगा, वाटर आ जाएगा 215 ग्राम। देयरफॉर मोल्स ऑफ H2O इक्वल टू 215/18। अब निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH। देयरफॉर NaOH इक्वल टू क्या होगा NaOH divided by moles of sodium hydroxide plus moles of urea plus NH2O। 0.5 divided by 0.5 plus 0.25 plus 215/18। Finally answer got 0.36। This is option A। Next question number 99। The vapor phase diagram for a solution is given below if dotted line represent deviation। Correct observation for this solution। अभी देखो यहाँ पे डॉटेड लाइन क्या दिया डेविएशन, मतलब पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं। फॉर पॉजिटिव डेविएशन के लिए क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 99 डेल्टा एस पॉजिटिव मिक्सर, डेल्टा बी मिक्सर पॉजिटिव, डेल्टा एस मिक्सर दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो ऑल द ऑप्शन इज करेक्ट, तो डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 100 में बोला फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज मार्क्ड एस। तो यहाँ पे कौन सा होगा फ्रीजिंग पॉइंट, तो हम लोग को ये एक बात पता है कि जो पॉइंट में सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सेम होता है यही होता है फ्रीजिंग पॉइंट। तभी ग्राफ में देखो ये सॉल्यूशन है NaCl एंड दिस इज द सॉल्वेंट वाटर। अभी देखो सबका क्या है वेपर प्रेशर, ये वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर,
तो पॉइंट बी में क्या है, सॉल्यूशन और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या है, सेम है, मतलब एट फ्रीजिंग पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 100, एट फ्रीजिंग पॉइंट बीपी ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू बीपी ऑफ सॉल्यूशन। तो उसमें कौन सी पॉइंट होगा, पॉइंट होगा बी, पॉइंट में क्या हो जाएगा, पॉइंट बी इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। कौन से ऑप्शन में है, पॉइंट बी, बी ऑप्शन में ही है। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। थैंक यू।